तो हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं दिवाकर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल साइबर टेक में। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इन्वेंशन के बारे में जिसने दुनिया की तस्वीर बदल कर रख दी, जिसके आने के बाद आप सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा कुछ हो जाएगा। तो जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेट के बारे में। तो आज हम कवर करने वाले इंटरनेट की हिस्ट्री, इंटरनेट कैसे काम करता है और इंटरनेट की जो उत्पत्ति है वो क्यों हुई, कैसे हुई, किन कारणों की वजह से हमें इंटरनेट की शुरुआत करनी पड़ी। तो आज इंटरनेट के बारे में छोटी छोटी डिटेल के बारे में बात करेंगे। और इस वीडियो के खत्म होने के बाद मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आपको इंटरनेट के बारे में अगर अभी तक 10% चीज पता होगी तो आपको 70 to 80% चीजें आपको इंटरनेट के बारे में पता लग जाने वाली। तो वीडियो को स्टार्ट करने के तक देखते रहिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, बात उस समय की जब अमेरिका और रशिया के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था। तो रशिया ने उस बीच क्या किया कि अमेरिका और रशिया की कोल्ड वॉर के बीच में चलते हुए रशिया ने अपनी एक सैटेलाइट लॉन्च कर दी, जिसके कारण रशिया का जो साइबर स्पेस होता है उसमें बहुत ज्यादा नाम हुआ। वो बात अमेरिका को पसंद नहीं आई, तो अमेरिका ने 1960s में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसका नाम था एरपा प्रोजेक्ट। तो उसके तहत करना क्या था कि आपको कंप्यूटर से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच में आपको डेटा सेंड करना था, मतलब कम्युनिकेशन सेटअप करना था। तो ये बहुत ही बड़ी चीज थी तब की, जो लोग थे उनके लिए करना कि कैसे हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच में हम कम्युनिकेशन सेटअप कर सकते हैं। लेकिन इस चैलेंज को अमेरिका के साइंटिस्टों ने लिया और काम किया पैकेट स्विचिंग पे। पैकेट स्विचिंग में काम करने के बाद उनको बहुत ही बड़ी सफलता हाथ लगी और उन्होंने इसको सक्सेसफुली बना लिया। अब पैकेट स्विचिंग से क्या हुआ कि उनको एक कॉन्सेप्ट पता लग गया था कि हाँ, पैकेट्स के द्वारा हम अपनी इंफॉर्मेशन इधर से उधर भेज सकते हैं और कम्युनिकेशन सेटअप कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हो कि हम अभी भी कोई इंटरनेट पर सर्च करते हैं, कुछ भी क्वेरी आती है या फिर इमेज आती है तो वो सारा पैकेट के फॉर्म में होता है। तो वो कॉन्सेप्ट उनको वहां पे मिल चुका था। तो उसके बाद हुआ क्या कि जब उन्हें कॉन्सेप्ट मिल गया पैकेट स्विचिंग का, तो सबसे पहला मैसेज आपकी जो दो यूनिवर्सिटीज थी उनके बीच में भेजा गया था, एक स्टैनफोर्ड और आपकी एक यूसीएलए। जो सबसे पहले मैसेज था वो था एलो। अब एलो क्या था यार? एलो था मतलब लॉगिन। हुआ क्या, उन्होंने मैसेज तो भेजा लॉगिन, बट ड्यू टू सम ग्लिच वो मैसेज पूरा नहीं जा पाया। उसका सिर्फ एलो पार्ट ही जा पाया अपने जो दूसरा जो डेस्टिनेशन कंप्यूटर था वहां पे। सो जो कि बहुत ही उस समय एक बहुत ही सक्सेसफुल बात थी कि हाँ, दो कंप्यूटर के बीच में हमने कम्युनिकेशन सेटअप कर लिया है। वो जरूरी नहीं था कि वो पूरा मैसेज गया या नहीं गया। बाद में उस ग्लिच को सही किया गया और उस मैसेज को दोबारा सेंड किया गया, और उस मैसेज को दोबारा सेंड करने के बाद वो मैसेज सेंड हो गया। तो यहां से एक बात तो पता लग गई कि जी हाँ, हम दो कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन सेटअप कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ी सक्सेस थी किसी भी साइंटिस्ट या किसी भी प्रोजेक्ट के लिए कि हाँ, हमने सक्सेसफुली दो कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन सेटअप कर लिया है। तो बात ये आती है कम्युनिकेशन सेटअप करने के बाद ये जो मेन काम हो रहा था ये हो रहा था डिफेंस के लिए और जो यूनिवर्सिटीज होती हैं उनके बीच नेटवर्किंग बैठाने के लिए। अब नेटवर्किंग वहां पे इसलिए बैठानी थी क्योंकि किसी भी कंट्री के ये दो बहुत बड़े आप बोल सकते हो पिलर्स होते हैं। आपका डिफेंस हो, आपका साइंटिस्ट वाला जो काम भी होता है वो रिसर्च वर्क हुआ, बहुत बड़े पिलर्स होते हैं। तो अमेरिका की पूरी कोशिश ये रही थी कि जो कॉन्सेप्ट हमें ये जो नेटवर्किंग का बैठाना है वो सिर्फ इन दो चीजों के लिए बैठाना है। तो जैसे कि उन्होंने पहला मैसेज सेंड कर भेज दिया, आपस में कम्युनिकेशन सेटअप कर लिया, तो उन्हें बहुत बड़ी सक्सेस हाथ में लग चुकी थी। और जो पहले मैसेज उनका सेंड किया गया था वो सेंड किया गया था टेलीफोनिक वायर के ऊपर, जो कि एक बहुत बड़ी सक्सेस की बात थी क्योंकि तब वाईफाई नहीं हुआ करता था। तो उन्होंने टेलीफोनिक वायर के ऊपर ये मैसेज सेंड किया, तो मतलब उनके पैकेट स्विचिंग के हेल्प से उन्होंने मैसेज सेंड किया, कम्युनिकेशन सेटअप कर लिया। ये बात हमारे यहाँ पे क्लियर हो जाती है। तो जैसे ये बात बाहर निकल के आई तो हुआ क्या कि कुछ प्रोटोकॉल्स बनाने की जो अमेरिकन गवर्नमेंट था उसने बोला। अब प्रोटोकॉल्स की जरूरत इसलिए होती है यार, कोई भी कंप्यूटर के बीच अगर आप कम्युनिकेशन सेटअप करोगे तो कुछ सेटअप रूल्स होने चाहिए। अगर रूल्स नहीं होंगे, कोई अगर रूल्स को फॉलो नहीं करेगा तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि हर कंप्यूटर में एक बहुत ही ज्यादा हम बोल सकते हैं अच्छा डेटा, बहुत ही कम का डेटा होता है। अगर कोई भी ऐसे कम्युनिकेशन सेटअप कर लेगा तो काफी हानिकारक हो सकता है किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो सेट ऑफ रूल्स बने, कुछ प्रोटोकॉल्स बने, जिसके जरिए वो ये इंश्योर कर सकते थे कि हाँ, एक कम्युनिकेशन जो सेटअप हो रहा है ये बहुत ही ऑथेंटिक वे से हो रहा है और बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स या डेस्टिनेशन से हो रहा है, जो कि बहुत ही बड़ी बात थी। उसके बाद आपका हुआ क्या, आपका मैसेज सेटअप हो गया, आपके प्रोटोकॉल्स बन गए। फिर 1978 में आपका टीसीपी आईपी का मॉडल लेके सामने आया गया। अब ऐसा क्यों किया गया? अब टीसीपी आईपी मॉडल इससे सामने लेके आया गया क्योंकि ये जो इंटरनेट की जो बात थी, पहले इसका नाम था एरपानेट। उसके बाद हुआ क्या कि ये टीसीपी आईपी की लाने जरूरत हमें इसलिए पड़ रही क्योंकि यार यहाँ पे सबसे जरूरी बन जाता है कि जो जैसे जैसे नेटवर्क आपका बढ़ता जाएगा, ये बहुत जरूरी बन जाता है कि आपको चीजें डिफाइन करनी पड़ेगी। क्योंकि जब अगर छोटे कमरे के बीच में अगर आप नेटवर्किंग कर रहे हो, आप कम्युनिकेशन सेटअप कर रहे हो, तो इतना बड़ा आपको कुछ कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स सा नेटवर्क नहीं बनाना पड़ता है। लेकिन अगर आप वर्ल्ड वाइड बात करोगे तो एक बहुत ही परफेक्ट आर्किटेक्चर की जरूरत होती है,
जिसके जिसकी वजह से हमें टीसीपी आईपी का कॉन्सेप्ट सामने आया, जहां पे एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसफर लेयर, डेटा लेयर, सारी लेयर्स को अलग किया गया और टीसीपी आईपी वहां पे बनाया गया। अब टीसीपी आईपी बनाने के बाद हुआ क्या, 1986 से लेकर 1988 जुलाई के बीच में आपका जो एनएसएफ नेट था, जो कि सक्सेसर था आपका ARPANET का, उसको हैंड ओवर कर दिया, उसने अडॉप्ट कर लिया आपके इंटरनेट को, जो भी पहले ARPANET था। उसको अडॉप्ट करने के बाद हुआ क्या कि अडॉप्ट करने के बाद उसने यूनिवर्सिटीज के बीच में जितनी भी कम्युनिकेशन सेटअप करने स्टार्ट कर दिया। दैट्स मीन्स वहां पे नेटवर्किंग स्टार्ट हो चुकी थी यूनिवर्सिटीज के बीच में। जैसे ये बात थोड़ी बाहर निकलती है तो बहुत ही ज्यादा जो आपके प्राइवेट कंपनीज होती है उनकी रुचि इसमें आने लगी। तो उन्होंने अप्रोच करना चालू कर दिया उन साइंटिस्ट को, उन ऑर्गेनाइजेशंस को जो इसको रन कर रही थी, और वहीं से रुचि आने लगी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को, जो कि आज हमारे पास जियो है। उनको भी आने लगा कि हम इसको हैंडल करते हैं, हमारे थ्रू जो भी डेटा होगा हम, क्योंकि जो ये जैसे जैसे नेटवर्क बढ़ रहा था बहुत कॉम्प्लेक्स हो रहा था हैंडल करना इसको। जैसे कि अभी हम आगे जानेंगे, जैसे कि इसका कोई ओनर नहीं है इंटरनेट का, तो बहुत ज्यादा ये दिक्कत हो रही थी। तो हमें इंडिविजुअल बॉडीज चाहिए थी इस बड़े कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को हैंडल करने के लिए। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स की यहाँ पे बात सामने आई, ठीक है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हमारे वहां पे आ जाता है। फिर 1983 में फिर से ARPANET ने अडॉप्ट कर लिया आपके NSF नेट को, फिर से ARPANET ने उसको अडॉप्ट किया, और उसके बाद ये सारी चीजें फिर से स्टार्ट हुई। उसके सर्विस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को सारे जो भी होते हैं टेंडर वगैरह जो भी दिया जाता है वो सारा काम हो चुका था। फिर जो चीज सामने निकल के आती है वो ये थी यार कि 1990s में, अर्ली 1990s में हुआ क्या, हमारे महान वैज्ञानिक जिनका नाम आप बोल सकते हो कि WWW के जो फादर थे वो आए यहाँ पे, जिसका नाम था टिम ली। अब टिम ली ने क्या किया, उन्होंने WWW का आविष्कार किया क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं अब WWW का आविष्कार किया, इससे पहले किसी ब्राउजर का आविष्कार होना बाकी था। तो 1990 में एक कुछ मार्कोनिस नाम का एक ब्राउजर सामने आया था, जो कि उस ब्राउजर के सहारे हम वेबसाइट को सर्व कर सकते थे। एक्चुअली में जो पहले सिस्टम चल रहा था इस ब्राउजर के आने से पहले, वहां पे सिर्फ और सिर्फ फाइल ट्रांसफर हो रहा था, वहां पर सिर्फ और सिर्फ फाइल ट्रांसफर हो रहा था। लेकिन जब ये ब्राउजर सामने आया और उसके बाद WWW कॉन्सेप्ट आया, जो कि एक होस्ट नेम होता है, फिर ये चीजें बदलना स्टार्ट हुई। फिर इंटरनेट की उत्पत्ति हुई 1990s के बाद में। जैसे कि मैंने बताया टिम ली फादर बोले जाते हैं WWW के, वैसी चीजें आगे बढ़ती रही। उसके बाद जरूरत पड़ी कि एक हमें बेहतरीन, मतलब एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा एक हमें इंडिविजुअल बॉडी चाहिए जो कि इन सब चीजों का हैंडल करे। तो उसके बाद जो 1995 में आपको जो NSF नेट था, एक ऑर्गेनाइजेशन को लेकर आया जिसका नाम था IANA, जिसका फुल फॉर्म आप नीचे देख सकते हो। ये सामने आई बॉडी, ये बॉडी आपका जितना भी नेटवर्किंग का जितना भी चीज है हर चीज देखती थी। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट सामने लेके आया कि अगर नेटवर्किंग दो कंप्यूटर्स के बीच में हो रहा है तो उसमें कैसे हमें पता लगेगा कि यहाँ पे सोर्स ये है, डेस्टिनेशन ये है और बीच में राउटर, कैसे हमें पता लगेगा कहां से मैसेज आ रहा है, मैसेज कहां पे जा रहा है। क्योंकि इसको ट्रेस करना बहुत जरूरी हो गया था, क्योंकि जैसे कि आप जानते हो कि कुछ भी नया निकल के आता है उसके प्रोज भी होते हैं, उसके कॉन्स भी होता है। अगर उसको वो ट्रेस ना करते तो बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज वहां पे होने लगती हैं। तो वहां पे सामने कॉन्सेप्ट निकल के आया आपका आईपीस का, आईपी एड्रेस का। अब आईपी एड्रेस का कॉन्सेप्ट निकल के आया, तो सबसे पहले जो आईपी एड्रेस था वो 32 बिट का है। तो 32 बिट में 8 बिट्स का जो चंक होता है वो निकल के आया, जो कि डॉट से डिवाइडेड होता है, जिसमें कि मिनिमम वैल्यू आपकी 0000 होगी 8 zeros की, और जो मैक्सिमम वैल्यू होगी आपकी 255 मतलब 1111118 तक। तो ये चीज निकल के सामने आई। अब यहां से आईपी एड्रेस कहने के बाद ये तो क्लियर हो गया कि हमें सोर्स और डेस्टिनेशन का पता लगा सकता है। तो ये कुछ थे हिस्ट्री इंटरनेट के बारे में। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इंटरनेट काम कैसे करता है, जो कि जानना बहुत जरूरी है। अब इंटरनेट को काम करने के कैसे काम करता है इसको जानने के लिए हमें 3 क्वेश्चन अपने आप से पूछने पड़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने निकल के आता है, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, मतलब आप क्या देख रहे हो इंटरनेट पे, क्या आप सर्च करना चाहते हो। सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने निकल के आता है कि वेयर इज इट, मतलब ये किधर पे है। और तो थर्ड क्वेश्चन हमारे सामने निकल के ये आता है कि यार हाउ डू वी गेट देयर, हाउ डू वी गेट देयर। अब ये 3 क्वेश्चन अगर आपको क्लियर हो जाते हैं तो आई होप मैं बोल सकता हूं कि हाँ आपको इंटरनेट का जो वर्किंग है वो समझ में आ गया है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, चलिए मैं इसको समझाता हूं एक लिंक के जरिए कि इंटरनेट काम कैसे करता है। क्योंकि जब आप ब्राउजर पहुंचते हो उसके बाद ही आप इंटरनेट सर्व करने चालू करते हो। तो ये आपके सामने एक लिंक आ रही है। अब इस लिंक में देखिए HTTP है। अब ये क्या है यार, ये जो HTTP है आपका, ये है आपका ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या करता है कि आपका जो भी सोर्स है, आपका जो ब्राउजर है और सर्वर के बीच कम्युनिकेशन सेटअप करने का काम करता है।
HTTP मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब तो HTTPS यूज में आ रहा है, लेकिन पहले HTTP यूज में आता था, जिसका पोर्ट नंबर 80 होता है। तो इसमें होता है क्या है कि कम्युनिकेशन सेटअप करता है आपका ब्राउजर्स के बीच में और आपका सर्वर के बीच में। और जो आप सेकंड चीज देख पा रहे हो उसमें www, अब इसका मतलब क्या है, www का मतलब क्या है, इसका नाम है होस्ट नेम। अब होस्ट नेम क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। अब आप सोचोगे ये बताने की क्या जरूरत है, हम ऐसे सिंपल से वेबसाइट डालते हैं गूगल, वो आगे वो अपने www लग जाता है। जी हाँ दोस्तों, अब डिफॉल्ट अगर आप देखने जाओगे तो आपको जो गूगल है, आपको जो ब्राउजर है वो www लगा देता है। बट कुछ ऐसी वेबसाइट्स भी हैं जो कि ऐसे नहीं खुलती हैं। अब एग्जांपल ले लेते हैं finance.yahoo.com। अब उस वेबसाइट में होता है क्या है कि आपको www नहीं लगता, वहां पे होस्ट नेम की जगह आता है finance.yahoo.com, sports.yahoo.com। तो यही, लेकिन मोस्टली होता है क्या है कि आपको www लगता है। अब उसके बाद बात करते हैं कि गूगल, अब जैसे होस्ट नेम के बाद आपका आता है google.com। अब गूगल क्या है, देखिए गूगल आपका डोमेन नेम सिस्टम या फिर डोमेन नेम बोल सकते हो आप, डोमेन नेम है। अब डोमेन नेम क्या होता है, डोमेन नेम एक आईपी को कैरी करता है। आपने डोमेन नेम लिखा google.com, तो गूगल आपका डोमेन नेम है, google.com आपका डोमेन नेम है। अब ये गूगल जाएगा आपका, google.com जाएगा आपका डीएनएस सर्वर पे। डीएनएस सर्वर पे इस नेम से अटैच एक आईपी एड्रेस होता है, वो आईपी एड्रेस निकलेगा, फिर वो आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से होते हुए आपके डेस्टिनेशन पे जाएगा। तो सिंपल इसको हम बोलते हैं डोमेन नेम। और जैसे आपकी जो google.com के बाद जो चीज निकल के आती है वो आपका क्या होता है, वो आपका होता है पाथ। अब देखिए आप सर्वर पे तो पहुंच गए, लेकिन उसमें सर्वर में किस जगह जाना है, हमें जाना है आपके पाथ पे, जिसका नाम मान लेते हो ट्रेस। तो ट्रेस पे आप गए, उसके बाद निकल के आता फाइल नेम। ट्रेस पे आपने क्लिक किया, सर्वर के अंदर आप पहुंच गए, आप ट्रेस के अंदर पहुंच गए। ट्रेस के अंदर भी फाइल आपको ढूंढनी, तो वहां पे फाइल नेम निकल के आता है। तो फाइल नेम कुछ भी हो सकता है, file.html कुछ भी हो सकता है। तो ये थी पूरी वर्किंग आपकी, इंटरनेट कैसे काम करता है। तो आपने चीजें कैसे समझ ली, हमने चीजें समझ ली कि हमें व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, हम किस चीज के लिए देख रहे हैं, हमने गूगल के लिए देखा। अब ये कहाँ पे है, ये गूगल के सर्वर पे है, ये भी हमने देखा कैसे पहुंचेंगे। और इस पर इस तक हम, अब गूगल के सर्वर पे ये चीज हमें पता लग गई। अब गूगल के सर्वर तक कैसे पहुंचेंगे ये भी हमने जान लिया कैसे पहुंचेंगे। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो प्लीज शेयर करिए और वीडियो को लाइक कर देना। कोई सजेशन नीचे कमेंट कर देना, कोई नया टॉपिक वीडियो चाहते हो उसके लिए भी कमेंट करके मुझे बता दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे।